रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, अमेरिका और ईरान के दरमियान हमलों और तंदो-तेज़ बयानात का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज़ ओमान में वफूद की सतह पर मुलाकात भी हुई और टेक्निकल लेवल टॉक्स हुए, जिसमें यह भी बताया गया कि ओमान ने अपनाए हार्मोज से ट्रैफिक की आमदोरफ्त का एक मंसूबा भी पेश किया। तहम जैसे मैंने कहा, हमलों के हवाले से इसकी जो बड़ी वजह यह बन रही है कि ईरान जो है वो उसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि जो उनके मुतय्यन करदा रस्ते हैं उसके तहत आबनाए हॉर्मोज से ट्रैफिक जाएगी, और कल भी उनकी जानिब से ड्रोन अटैक किया गया, जिसके जवाब में अमेरिका की जानिब से एक दफ़ा फिर हमले किए गए हैं। ये एक हफ्ते में तीसरी मरतबा अमेरिका की जानिब से ईरान में टारगेट्स को हिट किया जा रहा है। बाद अज़ां पासदारान इनकलाब ने अपना हार्मोज की बंदिश का ऐलान कर दिया। इन डेवलपमेंट्स ने जो अमन मुज़ाकरात में पेशरफ्त है इसके रस्तों को मसदूद कर दिया है और पूरा खत्ता एक तरह से दोबारा जंग के दहाने पर आकर खड़ा हो गया है, जो कि एक तशवीशनाक सूरत हाल है। तो इसको हम जरूर डिस्कस करेंगे। दूसरा, अगर सियासी महाज की हम बात करें तो आज़ाद कश्मीर में रवां माह 27 जुलाई को आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। 45 हलकों में जो सियासी जमातें हैं, रजिस्टर्ड 24 और आज़ाद उम्मीदवारों ने अपनी अपनी जो मुहिम है उसका आगाज़ कर दिया है। टिकट्स बढ़ चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस सिलसिले में तज़ब्ज़ुब और इबाहम पाया जाता है। उसकी बड़ी वजह मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि जो आज़ाद कश्मीर की गवर्नेंस बॉडी है और जो पीटीआई की सियासी कमेटी है उसमें इख्तलाफात हैं। गवर्नेंस बॉडी आज़ाद कश्मीर की जानिब से इंतखाबात में हिस्सा लेने की बात की जा रही है, जबकि जो सियासी कमेटी है उनका फैसला बाइकआउट किया। लिहाजा हतमी तौर पर अभी ये नहीं तय कर पाए कि उन्होंने इलेक्शन में जाना है या उसका बाइकआउट करना है, जिसकी वजह से जो 5 टिकट होल्डर्स हैं और जो दरख्वास्त गुजार हैं उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी पे हम बात करेंगे और जो इससे जुड़े हुए मामलात हैं उनको डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम के पहले से में 3 नुमाइंदा शख्सियात में से शरीक गुफ्तगू उनका तारुफ आपसे करा देता हूँ। हमें ज्वाइन किया शुमैला राना साहिबा ने, आप मेंबर कौमी असम्बली हैं, मुस्लिम नवाज से ताल्लुक़ है, पर लाहौर से हमारे साथ नशिस्त करी, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे ज्वाइन किया सैयद अली बुखारी साहब ने, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने हमें जूम वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। और अहमद बिलाल महबूब साहब सरपरह हैं पिलडैट के, वो भी हमारे साथ जूम वीडियो लिंक से मुंसलिक हैं, मारूफ तजियाकार हैं। तीनों मौजूद को फॉर्म ऑफ वेलकम। मैं गुफ्तगू का आगाज़ अहमद बिलाल महबूब साहब आपसे करूँगा, चूँकि आप लोग इलेक्शन प्रोसेस, उसकी ट्रांसपेरेंसी और तमाम मामलात पर रिसर्च आपका इदारा करता है, थिंक टैंक है। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहे हैं, ज़ाहिर बात है एक तो आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल है जो कि अलहदा से चल रही है। आपसे मैं जानना चाहूँगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्टोरल प्रोसेस में बाइकआउट का फैसला किया गया, अगरचे इस हवाले से दो राय पाई जाती हैं। आप किस तरह देखते हैं इस फैसले को? क्या आप समझते हैं कि किसी भी पार्लिमानी फोरम क्या बाइकआउट जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करने के लिए एक बेहतर हिकमत अमली होती है, या उसमें पार्टिसिपेट करना जो है वो बेहतर ऑप्शन होता है? टू स्टार्ट विद। बहुत शुक्रिया अनवार साहब। देखिए, बाइकआउट को बहैसियत बतौर एक लेवरेज के इस्तेमाल करना और उसके ज़रिए से अपनी जो शिकायत है उनको दूर करवाना और अपने मुतालबात को मनवाना तो दुरुस्त है, लेकिन मेरे ख्याल में किसी भी सियासी जमात के लिए बाइकआउट करना उसके लॉन्ग टर्म फ़ायदे में नहीं होता, क्योंकि कितने भी हालात नामसाद हों और मुश्किल हों, अगर आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको एक छोटा सा मौका ज़रूर मिलता है अपने वोटर्स को मोबिलाइज करने का, अपनी आवाज़ पहुंचाने का, खा कितने ही मुश्किल हालात हो। तो मेरे ख्याल में उनको बाइकआउट तो नहीं करना चाहिए मेरी ज़ाती राय में। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि पीटीआई को 2024 के पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन से लेके अभी हाल ही में गिलगित बल्तिस्तान के जो इलेक्शन हुए हैं उनमें और अब आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में जिन मुश्किलात का सामना रहा है, उनको जैसे कि उनका इलेक्शन सिंबल भी नहीं मिलता और उनको अपनी पार्टी के तौर पे एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ने का मौका नहीं मिलता, तो फिर ऐसे में वो अगर इलेक्शन से बाइकआउट का फैसला करें तो वो कोई बिल्कुल हैरानकुन बात भी नहीं है। तो इसलिए मेरे ख्याल में कुछ थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन ऑफ आज़ाद कश्मीर को भी थोड़ा सा हाथ खुला करना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि वहाँ पे अदालतों ने भी कुछ रूलिंग्स दे रखी हैं। जी, लेकिन जैसे भी हालात हों, मेरी राय ये है कि पीटीआई को इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। बुखारी साहब आप क्या कहेंगे? गवर्निंग बॉडी जो है आज़ाद कश्मीर की, उनकी जानिब से तो कहा गया है, सजेशन ये है कि आप लोग पार्टिसिपेट करें।
आपने खुद भी 2024 के इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था। पॉलिटिकल कमेटी का ये है कि नहीं, इसका बायकॉट किया जाए। जो हालात या मामलात का तस्करा अहमद बिलाल साहब ने किया वो अपनी जगह, लेकिन मैं जो कयूम नियाजी साहब आप लोगों के गालिबन सदर हैं आज़ाद कश्मीर के, उन्होंने इसको दीगर मामलात से, आज़ाद कश्मीर में जिस वक्त मामलात चल रहे हैं उससे जोड़ा है कि उसकी वजह से नहीं ले रहे आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में हिस्सा। आप किस तरह कमेंट करेंगे और आपकी क्या राय है इस हवाले से? क्या लेना चाहिए या बायकॉट करना चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अनवर भाई। अनवर भाई, मैं तो खुद उस कमेटी में था, क्योंकि जितना भी हमारे टिकट होल्डर्स की अपीलेट बोर्ड था उसका मैं हिस्सा था। और जब ये मीटिंग हुई जिसमें गवर्निंग बॉडी आप कह लें या आज़ाद कश्मीर के हमारे सदर कयूम नियाजी साहब मौजूद थे, उसके अंदर हमारी पॉलिटिकल कमेटी मौजूद थी, मैं भी मौजूद था। जी। तो ये बात तो कहने को बिल्कुल सही नहीं है कि जी गवर्निंग बॉडी ने कहा लड़े और उसके बाद पॉलिटिकल कमेटी ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। यूनानिमस फैसला हुआ। उसके अंदर जो है कयूम नियाजी साहब खुद मौजूद थे। हमने सारे प्रोज एंड कॉन्स उसके डे फर्स्ट टू ऑनवर्ड उन सबको 6 दिन तक हमारी मीटिंग्स चलती रही, 3-3 घंटे की। उसके अंदर जो है डिस्कस किया हमने। 2024 के जो 8 फरवरी के हमारे इलेक्शंस थे, जो आज तक हम फॉर्म 45 लेके बैठे हुए हैं, और हमारी सीटों के ऊपर, इस्लामाबाद की सीट के ऊपर जस्टिस भी घर चला गया और अमेंडमेंट्स आ गई और बहुत कुछ हुआ और इंसाफ अभी तक नहीं मिला। देन उसके बाद बाई इलेक्शन को भी डिस्कस किया, सारे केपी पंजाब के बाई इलेक्शंस को भी हमने डिस्कस किया, सिंध के अंदर भी, कराची समेत। इसके बाद फिर हमने गिलगित बल्तिस्तान के जो आखिरी इलेक्शन हुआ उसको भी डिस्कस किया, और उसके बाद कश्मीर के ऊपर हम आए। तो इलेक्शंस की बुनियाद होती है अनवर भी फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। जब फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के साथ साथ आप लेवल प्लेइंग फील्ड ही ना दें, फील्ड ही ना मौजूद हो, आपके पास झंडा लगाने की इजाजत नहीं है, आपको अपना स्टिकर इमरान खान साहब के साथ लगाने की इजाजत नहीं है, पार्टी का स्लोगन, आपका निशान कोई नहीं है, बल्ला आपके पास जो है, आपको किसी किस्म का भी रैली करने की इजाजत नहीं है, जलसा करने की इजाजत नहीं है, बगैर एनओसी के आपको अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा, आपके लीडरशिप जाके वहां पर कंपेन ही नहीं कर सकती, तो कौन सा इलेक्शन है भाई? मुझे ये तो बता दें, दुनिया की कौन सी जगह कौन सा इलेक्शन होता है। मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं, हम समझते हैं कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अभी जो भाई कह रहे थे कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है या पॉलिटिकल लोग जो हैं वो हमेशा इलेक्शंस में ही जाते हैं और इलेक्शंस का बाइकॉट फेवर में नहीं होता, बट सम ऑफ द अदर सर्कमस्टांसेस भी देखे जाते हैं, ग्राउंड रियलिटीज भी देखी जाती है कि यहाँ पर 10 दिन तक जो है रिजल्ट रुका रहता है जीपी का, और 2 सीटें नून की होती हैं, 10 दिन बाद 8 हो जाती हैं मिला के टोटल। वही कौन सा अलादीन का चिराग है, हमें तो ये नहीं पता अनवार भाई। और अगर फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने ही नहीं है तो फिर हम इस चीज के अंदर घुस के इसको लेजिटिमेट कैसे कर दें, जब हमारे लोग टिकट जमा कराते हैं? आज भी मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, क्योंकि मैं कस्टोडियन ऑफ द रिकॉर्ड भी था अपीलेट बोर्ड के अंदर। सबसे ज्यादा टिकट की एप्लीकेशन 45 सीट्स में हमारी पार्टी के पास आई, सबसे ज्यादा अपील्स हमारे पास फाइल हुई। तो आज भी हम सबसे ज्यादा मुनज़्ज़म और सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले और सबसे ज्यादा कैंडिडेट रखने वाले पार्टी मौजूद है, लेकिन आप जब ग्राउंड ही नहीं देते, जो बंदा कागज जमा करना चाहता है, मैं अनवार भाई मैं बात पूरी करूं, जो जाना चाहता है, आप गिलगित का रिकॉर्ड उठा के देखें। हमारे एक और पार्टी का हमारे पास स्लोगन था, टिकट अनाउंस हो गए, पार्टी की रजिस्टर्ड पार्टी, उसके बाद हॉर्स बैन की, वहां पर आपके पार्टी के अनाउंस हो गए, टिकट लेके जमा करा के लोग घर चले गए, अगले दिन उठा के परे कर दिया गया और सबको आजाद कर दिया गया। यार ये क्या खुल्लम खुला, इसको आप क्या कहेंगे? मैं इसको क्या वर्ड यूज करूं ऐसी सूरत हाल के अंदर? जब कश्मीर का इशू आ जाए, कश्मीर के ऊपर इसका जवाब ले लूं पहले सर। मैं एक ऐड कर लूं, मैं एक चीज आपके कि हमारी पार्टी का अपना सोलो डिसीजन है, लेकिन हम अब कश्मीरी अवाम के भी साथ खड़े हैं। अगर वहां पर कोई एक जैक जो है पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, उन्होंने, या कश्मीरी अवाम ने, मैं जैक का नाम भी नहीं लेता हूं, उन्होंने कहा कि जी वोटिंग नहीं कम करना चाहते, हम वोट नहीं डालेंगे, हम बाइकआउट करेंगे, तो यार हम तो अवामी कश्मीरी अवाम के साथ हैं। कल कश्मीरी अवाम कहें कि जी हम लड़ने को तैयार है, हम इलेक्शन लड़ेंगे, तो हमारी पार्टी इसको रिविजिट करेगी, हमारे सारे पेपर्स जो हैं वो सबमिट रिविजिट करेगी। नहीं, आप कह रहे हैं अभी गुंजाइश है रिविजिट करने की? प्लीज पहले इसका रिविजिट करने की गुंजाइश तो है जी, हमें तो पता ना, हमने तो 6-6 कैंडिडेट रखे होते हैं कि एक उठाया जाएगा, एक एंटी टेररिस्ट कोड का पर्चा हो जाएगा, दूसरे को नैब ले जाएगी, तीसरे को एफआईए ले जाएगी। इसका मतलब हुआ बुखारी साहब की वो जो खबर है वो उसमें दुरुस्तगी है कि अभी हतमी फैसला नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि फाइनल नहीं है। एक चीज तो अंडरस्टूड है कि हमने ऐलान कर दिया, लेकिन हमने इसके अंदर इतनी प्रोविजन रखी है कि कल बदलते हालात के मुताबिक अपने आप को हम मैच्योर पार्टी की तरह मैच्योर डिसीजन कर सकें। लेकिन सबसे पहले तो ये है ना कि यार लेवल प्लेइंग फील्ड और फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस की तो बात वो तो सर आपका नुक्ता आ गया था। शुमाइला साहब आपने सुन लिया गुफ्तगू, वो कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, जिसकी वजह से ये बोर्ड में भी हैं बुखारी साहब के, उन्होंने फैसला जो है वो बाइकआउट का किया है, लेकिन हतमियत अभी उसने नहीं इख्तियार की, वो रिविजिट भी कर सकते हैं। और वो जीबी का भी हवाला दे रहे हैं, 2024 के इलेक्शन का भी हवाला दे रहे हैं। आप बताइएगा आप इस हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि आप लोगों ने भी इलेक्शन तमाम लड़े हैं और बुखारी साहब तो एक सियासी पस मंज़र रखते हैं। पीपल्स पार्टी ने गैर जमाती इंतखाब 1985 का बाइकआउट किया था कि वो गैर जमाती हो रहे हैं, उसको अभी भी रिग्रेट करते हैं।
आप क्या कहेंगी? आप लोगों ने भी ना बसायद हालात में भी इलेक्शन लड़े, क्या कहेंगी शुबैला साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि कोई भी सियासी जमात जो है वो अपने पॉलिटिकल एक्ट से पहचानी जाती है, और पॉलिटिक्स का जो महवर है और जमहूरी जो अतवार हैं उनमें जो महवर होता है वो इलेक्शन प्रोसेस होता है। किसी भी इलेक्टोरल प्रोसेस को कंप्लीट करना और उसमें हिस्सा लेना सियासी जमातें जो हैं उनका वतीरा है, और उनको इस हक से ना कोई रोक सकता है और ना ही उनको रुकना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो कश्मीर इलेक्शन में इनका पार्टिसिपेट करना, इनका हिस्सा लेना, ये इनकी जमात का अपना फ़ैसला है। बतौर एक सियासत की तालबा होने के नाते मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि जिस जमात ने इलेक्शन को बाइकॉट किया है, पछतावा उनका मुकद्दर बनी है। आपको मैं थोड़ा सा माजी में ले जाऊँ, जब परवेज़ मुशर्रफ साहब की एक यजीदी आमरीत का परवेज़ी आमरीत का हम लोग सामना कर रहे थे, तो उसके दौरान आपने देखा था कि हमने उन बाई इलेक्शंस में भी हिस्सा लिया था। जी जी। गो कि हम जीते थे या हारे थे, लेकिन हम अवाम तक अपना मुकदमा लेकर ज़रूर गए थे। अब आते हैं तहरीक इंसाफ की तरफ। देखिए, तहरीक इंसाफ ने जो अभी बाई इलेक्शंस थे उसमें उन्होंने बाइकॉट का ऐलान किया। फिर एक गिरोह कहता है कि जी नहीं जी, बाइकॉट नहीं करना, जाना है। दूसरा कहता है नहीं जी, बाइकॉट इसका आखिरी हल है। फिर किसी ने कहा नहीं, बाइकॉट ना करें, अब जुज़वी बाइकॉट कर दें। जहाँ मीठा मीठा है वो तो आप हप कर लें, और जहाँ कड़वा कड़वा है वहाँ पे थू थू कर दें। मिसाल के लाहौर में इनको था शायद हम जीत जाएंगे, ये इन्होंने अपना इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए कैंडिडेट मैदान में उतारा। हरीपुर की सीट में इनको था कि हम जीत जाएंगे, बाकी इन्होंने हर जगह पे बाइकॉट किया। अब मसला ये है कि कश्मीर के जो हालात वाक़यात हैं और जो गैर जमहूरी क़ुव्वतें कश्मीर का अमन तबाह करने के लिए कोशा हैं, और वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान को इससे दो लख्त कर दिया जाए। देखिए, हम तो ये कहते हैं कि जो जम्मू कश्मीर है, जो इंडियंस क्लेम करते हैं कि वो हमारा है, अटूट अंग है, हम कहते हैं कि वो हमारा अटूट अंग है, वो हमारा हिस्सा है, वो हमारे लोग हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि हम आज़ाद कश्मीर को किसी की को शकोल में दे दें, या आज़ाद कश्मीर का अमन जो है वो ख़राब होने दें? बज़ाहिर वहाँ पे जो जंग लड़ी जा रही है, देखिए मुहाजिरीन जो हैं, जो अपना लुटा के अपना सब कुछ जो है वो वहाँ पे छोड़ आए हिंदुस्तान में, और जो लोग वहाँ से माइग्रेट करके आए, उनकी कश्मीर के अंदर असास है, उनकी कश्मीर के अंदर जो है वो उन्होंने कुर्बानी दी है, वो हिजरत करके आए, अपना माल असबाब छोड़ कर आए हैं, उनकी दहाइयाँ जिंदगियां गुजर गई हैं, उनकी लॉयल्टी आज़ाद कश्मीर के साथ है। हम कैसे कह सकते हैं कि उनको अब हम जो है वो दरबदर कर दें और उन लोगों को जो है वो वोट का हक उनसे छीन लें? ये अवाम को फैसला करने दें। आप कश्मीर की अवाम को फैसला करने दें, जो वो क़यादत का चुनाव करेंगे। आप हाजिर है हुकूमत, गिलगित बल्तिस्तान की मिसाल ले लें। हम चाहते तो हुकूमत बना सकते थे, लेकिन हमने पीपल्स पार्टी की अक्सरियत को तस्लीम किया। गो के हमारी 6 सीटें थी और 2 हमारे हमायत याफ्ता लोग थे, लेकिन हमने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गैर जमहूरी। हमने पीपल्स पार्टी की अक्सरियत को तस्लीम किया। आपने कहा कि आपने गिलगित बल्तिस्तान की भी आपने एग्जांपल दी, मैं दोबारा लौट के आऊंगा। अहमद बिलाल महबूब साहब, आपने दोनों नुक्ता नज़र सुन लिया, आप सब क्या असेसमेंट है आपकी? आपने तो पहले ही कह दिया था, जो अली बुखारी साहब भी कह रहे हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, आपने कहा इनकी पार्टी का निशान, लेकिन चूंकि अब मामला जो है वो फिर आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट तक जहाँ पहुँचा, उनकी जानिब से फैसला आया है। इन हालात में उन्होंने लेकिन ये कहा है कि हम रिविजिट कर सकते हैं। अली बुखारी साहब कह रहे हैं कि हालात को देखकर। योर टेक सर। मैं तो महसूस करता हूं कि अल्लाह करे कि वो इसको रिविजिट कर लें, बावजूद इसके कि उनकी जो शिकायत हैं जिसका उन्होंने जिक्र किया है उस पर काफ़ी वज़न है और काफ़ी हद तक उस पर चीज़ें जस्टिफाइड हैं जो वो कह रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं कहता हूं कि इलेक्शन में बाइकॉट कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा देखिए, अब जब हम कॉलोनियल ज़माने में इलेक्शनों का दौर शुरू हुआ था और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी उसमें इलेक्शन में हिस्सा लेती थी और कांग्रेस भी लेती थी, तो आपको मालूम है कि जिसका घर है,
जिसकी इतनी आमदनी है, जो इतना टैक्स देता है, सिर्फ उनको वोट का हक होता था। जी। उस ज़माने में भी हमारे रहनुमाओं ने, इंक्लूडिंग कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने भी इलेक्शन में हिस्सा लिया और वो असम्बली में जाते थे। हालांकि वो ढकोसला असम्बलियाँ थी, क्योंकि वो कलोनियल रूल के तहत बनी हुई थी। इसलिए मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल प्रोसेस जितना आपको दस्तयाब है उसका आप इस्तेमाल करें। आप ये जो रिगिंग की शिकायत करते हैं, आपको उसको उजागर करने का मौका मिलेगा इस प्रोसेस के दौरान। आप गिलगित बल्तिस्तान में जो आपने कहा, आपकी शिकायत को ज़्यादा प्रोमिनेंस मिली है उसके बाद, तो मेरे ख्याल में इसमें भी आपको हिस्सा लेना चाहिए। उससे कोई लेजिटिमेसी नहीं मिलेगी आपको, आपके हिस्सा लेने को। आप जिस तरह की राय रखेंगे बाद में, उससे सवाल पर, उससे ये फायदा, उससे पता चलेगा कि लेजिटिमेट थे इलेक्शन के नहीं थे। लिहाजा मेरी तो दर्दमंदाना राय ये है कि इनको इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। और आपने दुरुस्त कहा था, किसी और ने भी कहा था कि जिसने भी बाइकआउट किया है उसे बाद में पछतावा हुआ है। बिल्कुल। मैं अली अली बुखारी साहब, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के हवाले से ज़ाहिर बात है आप लोगों की जो टॉप लीडरशिप है वो पाबंद सलासल है, देयर इज़ नो डाउट, लेकिन चेयरमैन मौजूद हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं, पार्टी की और अहदेदार भी हैं। फैसला साजी जो है उसमें यकसुई पाई जाती है, क्योंकि कुछ आपके नाकदीन कहते हैं कि अब तक की जो आपने सियासी चालें चली हैं उनसे वो नताइज हासिल नहीं हुए जिनके लिए आप लोगों ने वो स्ट्रेटजी अपनाई थी। तो ये कश्मीर इलेक्शन का बायकॉट भी कई मतलब ब्लो बैक तो नहीं इसका आ जाएगा कि 5 साल के लिए उस पूरे पॉलिटिकल पार्लियामेंट्री फोरम से ही आप लोग जो है वो उसमें शामिल ही नहीं होंगे और वो खुला ओपन फील्ड में नहीं होंगे? देखिए अनवार भाई, मैं दो चीजें आपको वन बाय वन क्लियर करूं। ये जो हमने डिसीजन किया ना, इसमें हम 28-29 लोग थे कमेटी के अंदर। इसके अंदर आज़ाद कश्मीर साहब के, हमारे सदर, जो हमारी पार्टी के सदर हैं, जो साबका प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, और जो 45 साल से MLA हैं, क्यूम नियाज़ी साहब मौजूद थे, और उनकी राय सबसे पहले ली गई, उसके बाद अपनी राय दी गई, और 23 वर्सेस 4 इसमें रिजल्ट आया। 23 बंदों ने उनको फेवर किया, 4 ने उसमें से कहा कि नहीं जी, हम इनसे थोड़ा सा डिसएग्री करते हैं। तो इसलिए यूनानिमस डिसीजन आया। कोई ऐसी बात नहीं है कि इसके अंदर कोई डिसीजन उसके ऊपर थोपा गया या किसी किस्म का हुआ है। तो जो कश्मीर का जो फैसला था, जो कश्मीरियों ने खुद किया, हमने उसको फॉलो किया, नंबर 1। नंबर 2 चीज ये है कि आपको वहां के डायनामिक्स नहीं पता, आजकल डायनामिक्स के, हमने वो भी डिस्कस किए। मैंने कहा 6 मीटिंग्स की। इस्लामाबाद के अंदर पोजीशन ये है, अनवार भाई आप रेड जोन में बैठे हुए हैं, हर नाके पे पंजाब पुलिस खड़ी है, इस्लामाबाद की पुलिस नहीं है। किधर है इस्लामाबाद की पुलिस? वो उधर है कश्मीर के अंदर। वहां पर हजारों से ज्यादा लोग जो है आपके वहां पर डिप्यूटेड हैं। जी, सो वहाँ द पे एक थिंग्स आर issue है। नॉट इन अ वेरी गुड, द थिंग्स आर नॉट इन वेरी गुड पोजीशन। जी, तो जी। आपको, मैंने तो आपको बता दिया ना, आप अपने दफ्तर से बाहर निकले, आपके साथ बिल्कुल आपके स्टूडियो के साथ नाका लगा, देखें वहां भी पंजाब पुलिस खड़ी हुई है। तो कहने का मकसद ये है, कहने का मकसद ये है कि थिंग्स बहुत अच्छी तरह नहीं, और पॉलिटिकल पार्टीज आपका फैसला कश्मीर की हालात की वजह से इन्फ्लुएंस हुआ है? जी जी, ऑब्वियसली कश्मीर के हालात देखें, कश्मीर के हालात सबसे प्रायोरिटी हैं, कश्मीर के लोग सबसे ज्यादा प्रायोरिटी नहीं, है। अभी आप और कहते हैं हमारी लेवल बहन ने प्लेइंग बड़े आराम फील्ड से नहीं कह मिल दिया, अभी हमारे बहन ने बड़े आराम से कह दिया कि 12 सीटें हैं। उनको डायनामिक्स ही नहीं पता। उनको पता नहीं है कि आपके मिनिस्टर, सीनियर तरीन मिनिस्टर ने बैठ के मीडिया के ऊपर, टेलीविजन के ऊपर कहा कि भाई 12 सीटें हमारी जेब में है, जिसको मर्जी दे दें। ये उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रही। जरा उसको पढ़ लें, जो उनके 38 नकात थे उसमें लिखा गया था कि इनको सीटें दें जो आके वहां पर वोट डालें, जो वहां पर खड़े हो। यहाँ पर ना पंजाब में, नारोवाल में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, जम्मू की वोटें जो है डाल के, जेलम में, उधर से टेक्सला में, अटक में डाल के, एक सीट केपी से, एक सीट कराची से अपने मर्जी के बंदे मुंतखब कर दें, और 45 में से 12 सीटें आपकी हो। जिस साइड ये 12 बंदे जाए उस साइड गवर्नमेंट टॉपल हो जाए। गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इसको गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं कहते। नंबर 2। नंबर 3 चीज, बुखारी साहब 2021 के इलेक्शन में, 2021 के इलेक्शन में 12 में से 11 सीटें आपकी थी। 2021 हो या 2028 हो या 26 हो या 24 हो, अभी बड़े मेरे भाई ने कहा, मैं उनकी हर बात से एग्री करता हूं, लेकिन सिविलाइज्ड दुनिया में ऐसे होता है भाईजान। ये जो कॉलोनियल दौर की भी मिसाल आपने दी ना, वहां भी कुछ ज़ाब्ता कानून जरूर होता था। यहाँ पर तो मैं आपके सामने बैठा हूँ, फॉर्म 45 उठा के बैठा हूँ, 50,000 वोट से जीत के बैठा हूँ, और इलेक्शंस के बाद 1.5 दर्जन FIR अपने ऊपर करा के बैठा हूँ। एक पिटीशन आज तक नहीं लगी। सबसे ज्यादा पाकिस्तान में पिटीशन हमारी लगी हुई है। और जो लोग असेंबली में बैठे हैं, आप उसको लेजिटिमेट असेंबली कभी नहीं कह सकते, क्योंकि हारे हुए लोग बैठे हुए। जब हारे हुए लोगों को रिप्रेजेंटेशन दे देंगे आप, तो उसके नतीजे यही निकलेंगे कि पेट्रोल आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, इकोनॉमी आपसे कंट्रोल नहीं हो रही, मुल्क का जो सारा अमन अमान है आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, एक्सपोर्ट जीरो, इंपोर्ट आपकी देख लें किधर जाके पहुंच चुकी है। भाईजान इस तरह मुल्क नहीं चलते। मुल्क चलते हैं जो गवर्नमेंट अवाम की होती है, जो गवर्नमेंट अवाम को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ये बातें तो सर वहां पर जाके आप लोगों ने बन इलेक्शन जाती है कैंपेन में करनी थी ना सर, वो तो वोट जब नहीं, इलेक्शन कैंपेन तो होगी ना हमारी। अगर मुझे इस्लामाबाद के लोगों ने 50,000 से जिता दिया और मुझे आपने बैठने नहीं दिया अंदर, तो क्या लेकिन सर आपने, लेकिन आप लोगों ने फिर बायकॉट तो नहीं किया ना। लोग हैं,
मुझे जरा 4 हल्के की हरिपुर से इलेक्शन लड़ा ना आप लोगों ने, जो कह रही हैं आपने बाई इलेक्शन लड़ा, लाहौर से लड़ा ना। है ना, अभी फॉर्म 45 खोल के दिखा दें यार। चले, मैं तो ये कहता हूँ ना कि छोड़े पाकिस्तान में 4 सीटों की बात कही थी, अभी भी कुछ दिन कबल भी सलमान राजा साहब ने, सलमान राजा साहब की सीट खोल दें, अली बुखारी की सीट खोल दें, तो अपनी मर्जी की सीटें खोल दें जो आपको पसंद है। शोभैला साहबा, सर वो आप सीटें तो एक, सर ये आप देखें वो ना, तो एक प्रोसेस के तहत खुलेंगी ना, आपके मेरे कहने से तो नहीं खुलेंगी। डिसीजंस कैसे आएंगे? मैं शोभैला साहबा, वो आपने सुन लिया, वो कह रहे हैं कि अली बुखारी साहब के शदीद मुबैना धांधली के इल्जामात लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें तवक्को ही नहीं है। स्टेटमेंट बता दें, इनके मिनिस्टर की स्टेटमेंट बता हाँ, दें। वो जो 12 25 सीटों वाली जो बात का बदली। कह रहे हैं, 12 सीटों की बात शुरू हो जाए। देखिए, पहले तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैं तहरीक इंसाफ में चंद जो ब्रेन 1-2 लोग हैं जिनको मैं समझती हूँ कि उनमें कोई सियासी बसीरत है, उनमें से जो है अली बुखारी भाई हैं, मगर उनकी बात सुन के मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि वो महाजरीन के इतना ख़िलाफ़ हैं कि वो ये समझते हैं कि महाजरीन को जो है वो मुल्क बदर कर देना चाहिए। क्या आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में जब हम लोग लुट लुटा के आए थे, हमारे आबाओ-अजदाद, आप मुझे ये बताएं कि जब हमारे आबाओ-अजदाद वहाँ से सब कुछ, अपना घर बार, अपना कारोबार, बिजनेस, अपनी ज़मीनें, हर चीज़ छोड़कर मुल्क पाकिस्तान के लिए यहाँ पर आए थे, इस मुल्क ने हमें इज्जत दी, इस मुल्क ने हमें पहचान दी, इस मुल्क के लोगों ने जो मतलब यहाँ के वसनीक थे, जो पुराने रहने वाले थे, जो मुहाजिरीन नहीं थे, उन्होंने हमें हुकूमत करने का मौका भी दिया और हमें ही चूज किया। अब उसकी पॉलिटिकल हैंडलिंग के हवाले से बात कर रहे हैं मैम। से है मैं एक बात कर रही हूँ कि हमने जी मतलब मुहाजिरीन को भी इज्जत मिली ना। आप देखिए कराची में MQM की जो जमात है, वो कौन से लोकल लोग हैं, वो भी तो मुहाजिरीन है ना। पूरा शहर का शहर आपने उनके हाथ में दे दिया, अवाम ने उनको सिलेक्ट किया, उनको मिल गया मौका। इसी तरह आप कश्मीरियों के लिए दो राय क्यों रखते हैं? आप कश्मीर में रहने वाले जो मुहाजिरीन हैं उनके लिए आपका क्यों? आप इमरान खान साहब का गालिबन एक दफ़ा इंटरव्यू मैं सुन रही थी, उन्होंने अपनी वालदा या वालिद के बारे में कहा था कि वो मुहाजिर थे। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर आप मुहाजिर हैं और आप पाकिस्तान की हुकूमत लोगों पे मुसल्लत होना चाहते हैं, तो कश्मीर के जो लोग हैं, जो मुहाजिरीन हैं, उनको ये इख्तियार या हक नहीं है कि वो इलेक्शन लड़ सकें। ठीक है, वो तो पॉइंट आ गया। उनको कश्मीर से लड़ना, लेकिन शोभैला साहब, ये नुक्ता आपका 12 सीटों का जो नुक्ता है ना, वो अब आ गया। अली साहब ने भी बात कर ली, जरा आगे बढ़ते हैं कि अब क्योंकि 33 सीटें तो आजाद कश्मीर में भी है ना, के लोग हैं 33 सीटें तो मैडम वहां पर भी है ना, वो जो 33 सीटें आजाद कश्मीर में जहाँ इलेक्शन हो रहा है। हाँ, तो 35 सीटें कम होती हैं क्या, जो 11 सीटों वालों से डर रहे हैं? वो कहते हैं हमारे फॉर्म 45 कम होती हैं। वो कह रहे, अभी आपके सामने कह रहे हैं कि वो जीते हुए इस्लामाबाद से, वो तो दावा कर रहे हैं कि मैं जीता हूं, लेकिन मैं जीतती, मुझे डिक्लेयर नहीं किया गया फॉर्म 45 के तहत। आपके सामने कह रहे हैं अली बुखारी साहब। नहीं, वो प्रॉब्लम आपको सर, अली भाई, दुनिया के किसी जगह अली भाई का प्रॉब्लम जो है ना, इनकी जमात का प्रॉब्लम ये है कि जहां ये हारते हैं, ये कहते हैं फॉर्म 47 आ गया है, और जिधर ये जीतते हैं वहां पे फॉर्म 48 आ जाता है। आप मुझे देख, चिट्टे दिन दिहाड़े ख्वाजा साद रफीक साहब के हलके में एक ऐसे आदमी को जो है वो ऐवान में पहुंचा दिया गया या ऐवान में चले गए, जिनको पूरे हलके की तकसीम का भी नहीं पता कि इलाका कहाँ पे है। आप बातें करते हैं फॉर्म 47 की, जहां ये जीते हैं फिर इनको 47 मिला है। अगर तो इनको मिला है तो फिर मैं कहती हूं मुझे भी मिला है। पहले ये अपना बताएं। हम जब कहते हैं कि ये 2024 के इलेक्शन की बात करते हैं, हम कहते हैं 18 को खोलो। RTS कैसे बिठाया था आपने? उस वक्त आप लोग होश रहते हैं। ठीक, अहमद बिलाल साहब, आपके 4 हल्के हमने खोले थे, आप लोगों को काफी इत्मीनान हुआ था। आप लोगों को 4 हल्के हमने खोल के दिए थे। इलेक्शन हुआ था, जहांगीर तरीन वाले में भी इलेक्शन हुआ था, ख्वाजा साहब वाले भी हुआ था, चारों पे 2013 में धांधली निकली थी जो आपने खोले थे सुप्रीम कोर्ट के कहने पे। बिल्कुल भी नहीं। आज भी सुप्रीम कोर्ट का ख्वाजा साद रफीक का आप पढ़ें। अहमद बिलाल साहब, माशाल्लाह वकील हैं, आप सीनियर लॉयर हैं, आपको पता होना चाहिए। अदालत ने उनके हक में फैसला किया था कि कोई रिगिंग नहीं हुई, कोई रिगिंग नहीं हुई। वो 2018 के उसकी बात करें, जुडिशल कमीशन की चारों सीटों पे। जी शोभैला साहब, आप जुडिशल कमीशन की बात करें, वो नासिर मुल्क साहब थे, गालिबन चीफ जस्टिस थे, उनके सरबराही में जो है वो कमीशन बनाया गया था और उन्होंने कहा था कि इसमें कोई मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई 2013 के इलेक्शन में। मैं आपसे जानना चाहूंगा अहमद बिलाल, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। उनको सुप्रीम कोर्ट ने
सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जी। जी जी ओके। कोर्ट के कहने पे अहमद कमीशन बिलाल की साहब, रिपोर्ट के ऊपर 4 हल्के खुले थे सर। इल्जामात तो और आपको चारों में पता दोबारा है, इलेक्शन हुए थे। हमारी सियासत में इल्जामात की सियासत तो है फ्रैंकली। अगर जो जीत जाते हैं वो कहते हैं बहुत फेयर वहाँ पे हुआ ये कर्ज कर है, दो जो छोटी हार सी। जाते हैं वो कहते हैं इस पे मुबैना धांधली हुई है। सर आपने तो ये प्रोसेस पे सिर्फ मैं देखा एक है, अर्ज- थिंक मैं टैंक सिर्फ पे एक अर्ज कर आपने दूं। इस पे काम भी किया। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, वे फॉरवर्ड सजेस्ट किए गया, क्योंकि इलेक्शन तो होने हैं, चाहे गिलगित बल्तिस्तान में, आजाद कश्मीर, एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, ये तो चलेगा इंशाल्लाह। हर 5 साल बाद इलेक्शन होने हैं और 2024 में 2029 में भी होंगे। क्या कहेंगे सर, कैसे इसको एड्रेस किया जा सकता है वंस फॉर ऑल? सर एक क्विक वर्ड अबाउट 12 सीट्स। यस देखिए कोई ये नहीं कह रहा कि महाजरीन की सीटें नहीं होनी चाहिए। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो एतराज़ है वो ये है कि जिस तरीके से हाँ। उनको इलेक्ट किया जाता है वो काबिल एतराज़ है, क्योंकि वहाँ पे जो मकामी फोर्सेस हैं वो उन पर असरअंदाज होती है। मसलन MKM का कोई वजूद आज़ाद कश्मीर में नहीं है, लेकिन कराची की सीटों से उन्हीं के लोग मुंतखब होकर आ जाते हैं। तो उनका कहना यह है कि इलेक्शन के जो तरीक़ेकार है वो मेरे ख्याल में बदलना चाहिए। ये इसमें वजन है, लेकिन मसला ये है कि अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो उसी वक्त होगी ना जब असम्बली वजूद में आएगी, तो एक कैच 22 वाली सिचुएशन है मेरे ख्याल में जी। अब सूरत हाल तो यही है कि अब अमूमन जब ऐसी चीज़ों में चीज़ें फंस जाती हैं और कोई एक लॉक जैम हो जाता है, तो अमूमन ख्याल किया जाता है कि आवाम को मौका दिया जाए कि वो इसके ऊपर फैसला दे। तो अब आवाम को मेरे ख्याल में फ़ैसला देना चाहिए और आवाम को मौका दिया जाना चाहिए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मौका दिया जाए। लेकिन ठीक है, उनकी शिकायत अपनी जगह है। मैं तो फिर भी यही कहूँगा कि इन शिकायत के बावजूद आपको मौका मिल रहा है आवाम के सामने जाके अपनी शिकायत को कैंपेन करने का, वो आपको करना चाहिए। ये इससे आपको देखिए ना, माजी के जो बाइकआउट के फैसले हैं उनसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ PTI को। कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा देने का, सूबाई असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने का, इस किस्म के जो एहतजाजी फैसले थे उनका फ़ायदा नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल में इसका भी नुकसान तो कोई नहीं कि अगर आप इलेक्शन लड़ लें, कोई लेजिटिमेसी नहीं मिलेगी अगर आप बाद में कहेंगे कि रिगिंग हुई है। तो मेरा तो नुक्ता नज़र यही है। वैसे अली बुखारी साहब, अपने सेगमेंट क्लोज करना है, आपने और शमाला साहब ने कमेंट्स देने। ये जो बात की अहमद बिलाल साहब ने, आप लोगों ने कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दिया, अच्छा किया, इस दफ़ा नहीं दिया। आप असम्बली में हैं लेकिन कमेटियों में नहीं है, वो भी एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, क्वेश्चन मार्क है। सेनेट में मौजूद हैं, KP में हुकूमतें मौजूद हैं, माशाल्लाह लेजिस्लेशन भी कर रहे हैं आप। इसके अलावा सिंध असम्बली में अपोजिशन में, पंजाब में हैं। तो जब इन जगहों पर मौजूद हैं, आपकी अपनी तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, तो आज़ाद कश्मीर में भी आप लोग पार्टिसिपेट कर इलेक्शन में, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपके पास आवाज़ तो होगी ना, वहाँ पे 1 मेंबर होता है या 10 मेंबर होते हैं, आपकी आवाज़ वहाँ रहेगी, जैसे अहमद बिलाल महबूब साहब कह रहे हैं, क्योंकि माजी के तजर्बात का फ़ायदा नहीं हुआ। अनवार भाई ऐसे नहीं है, हमने ये सारे तजर्बे किए ना। हमने ये तो 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन लड़ा, हमने जुल्म का बदला वोट से उठाया। मैं आपको प्रोग्राम में चैलेंज करके जा रहा हूँ अपनी बहन को, मैं पूरे के पूरे फॉर्म आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अनवार साहब मैं यहाँ पे बड़ा एतबार करता हूँ, आप भाई मैं आपको दे के जाऊंगा, दुनिया के किसी मुल्क में भेज देना, दुनिया के जिस मुल्क पे हमारी बहन कहेगी उसे भेज दें, मेरी कॉस्ट पे, पैसे मैं भरूंगा उसका भेज दें और वहां से चेक करा दें। अगर वो जाली हुए फर्क हुआ उसमें, मैं सियासत छोड़ दूंगा। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात यह भाईजान के जो अभी मेरे भाई बात कर रहे थे वो सही कह रहे थे, लेकिन हमने उसके बाद बाई इलेक्शन देखे पंजाब के, हमने उसके बाद जो है बाकी इलेक्शन देखे, देन उसके बाद GB के इलेक्शन देखे। हमारे लिए हमेशा जो है ना बॉटल नेक तंग से तंग होता जा रहा है। जब आपके लोगों को जो पहले दिन पेपर जमा कराते हैं और उसी दिन उन पे पर्चे होने शुरू हो जाते हैं, उसी दिन उनके फैमिली मेंबर्स उठाने शुरू हो जाते हैं भाईजान, तो ये इलेक्शन की ग्राउंड्स नहीं होते। इसलिए इलेक्शन नहीं लड़े जाते कि अपने लोगों की तजलील कराएं, लोगों की रिप्रेजेंटेशन के बजाय उनको जो है बेइज्जत करा के लोगों के सामने खड़ा कर दें और उनसे उनको जो है एक दहशत गर्दों की फहरिस्त में कर दें, ऐसे नहीं होता। नंबर 2 चीज ये है कि हमने बड़े इजीली जो है ना उसको असेस किया। 2024 से लेकर आज तक जितने इलेक्शन हुए हैं उसके बाद हमने फैसला किया, और जो असेंबली में हम बैठे थे, क्योंकि दैट वाज जो 2024 ठीक के है, इलेक्शन अब आप लोगों ने मतलब है कि बाद आ गया। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, इलेक्शन जो है ना वो 90 दिन के होते थे। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है जो आपके जनरल इलेक्शन होने थे असेंबली के मुद्दत पूरी होने या डिसॉल्व होने के बाद, 1.5 साल नहीं हुआ। यहाँ पर किसने पूछा भाईजान, क्या बात कर रहे हैं, कौन सा यहाँ पर कानून जो है आपका राइज हो गया, कौन सा कानून फॉलो हो रहा है? मैं तो सिंपल ये कह रहा हूँ कि इनके अपने मिनिस्टर्स, यार सिटिंग फेडरल मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि 12 सीटें हमारी जेब में हैं, उसके बाद क्या क्रेडिबिलिटी रह जाती है? जी तो शमाला साहब, लेगैलिटी वाली साइड लेके जाए, ये हमने इसके अंदर। शमाला साहब आपने सुन लिया, वो काफी दिल बर्दाश्त मुझे लग रहा है अली बुखारी साहब इलेक्टोरल प्रोसेस से, वो कह रहे हैं इसलिए इन हालात की वजह से इलेक्शन जो है वो उन्होंने कहा हमने तजर्बे करके देख लिए, इस वक्त उनको स्पेस नहीं मिल रही जिसकी वजह से उनका हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। लास्ट वर्ड शमाला साहबा।
आप तो चाहेंगे कि अपोजिशन आपके साथ हो, वरना पीपल्स पार्टी आपके मद्दे मुकाबिल है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है और भी दीगर जमातें हैं वहाँ पर, 24 जमातें। लास्ट वर्ड। देखें, जो जमहूरी कारकुन है और जो सियासत का ग्रास रूट लेवल से तालिब इल्म है, जी जी, वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि कोई जमात जो है वो इलेक्शन का हिस्सा ना ले, हिस्सा ना बने। और मैं ये समझती हूँ कि मेरे ज़ाती राय भी है, मेरी जमात की राय भी है, और ये कलेक्टिव राय है हमारी कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन के अंदर जाना चाहिए। ठीक। और अगर ये लोग जिस तरह के भी ये देखें, ये इन्होंने अवाम तक अपना पैगाम पहुंचाना है। बहुत मुसाइब और बहुत मुश्किल हालात में हम लोगों ने, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब जिला वतनी में थे और उसके बाद परवेज़ी जो आमरीत थी, हमने उसका मुकाबला कर रहे थे, उस वक्त जितने इलेक्शन हुए थे हम लोगों ने हिस्सा लिया। गो के उसके नताइज हमें जो हैं वो भुगतने पड़े, और उसके नताइज वो खातिर खा उस तरह से नहीं आए जैसे आने चाहिए थे, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। दूसरी बात यह है कि इनके साथ तो कोई ऐसा प्रॉब्लम ही नहीं है। ये तो जमहूरी, देखें, ये गलत काम करें अगर ये गिलगित बल्तिस्तान में अपनी जो नकलो हरकत है वो ज़िलाई इंतज़ामिया को ना बताएं, ठीक। और इनको कोई बंदा पूछे तो ये फिर पूरी दुनिया में ढंढोरा पीटें कि जी हमें यहाँ पे काम करने की इजाज़त नहीं है, हमारी इलेक्शन मुहिम नहीं हो रही, हमारे फ़लाँ बंदे को उन्होंने निकाल दिया, फ़लाँ को कर दिया। बैरिस्टर गौर साहब अपने हमनवा के साथ जाके वहाँ पे वोट मांगते रहे हैं, कैंपेन करते रहे हैं, जलसे जुलूस करते रहे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि अवाम के अंदर जाने के लिए सियासी हमदर्दी ही काफ़ी नहीं होती, अपनी कारकर्दगी भी बंदा बताता है। हम अपनी कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर वोट मांगते हैं। हमने आज तक कभी सियासी सिंपैथी लेकर जो है वो इलेक्शन नहीं लड़े कि जी अब हमारे कायद बीमार हो गए हैं, हमारे कायद की बीवी जो है वो उनको बिस्तरे मरग पे हैं और ये हमारी ट्रॉलिंग कर रहे हैं, अब जी हमें वोट दे दें। नहीं, हम कहते हैं हमने आपको अंधेरों से उजालों की तरफ नवाज शरीफ लेकर आया, आपको हमने बेहतरीन सफ़र दिए, मोटरवेज दी, आपको पावर प्लांट दिए, आपको स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल दिए, आपके बच्चों को हमने लैपटॉप दिए, आपके लोगों को हमने एंडोनमेंट फंड में बच्चों को जो है वो बाहर के मुमालिक में वज़ाइफ पे पढ़ाया। हमने आपके बच्चों के टैलेंट हंट करके उनको नौजवानों के प्रोग्राम में डाला, हमने आपके लिए आसानी पैदा की। हमारे पास तो 20 इतने प्रोग्राम्स हैं कि मैं सुबह से शाम तक बताऊं तो मेरा ख्याल है कि वो तो अब आप लोग अपने इलेक्शन कैंपेन में बताएंगे, लेकिन बार के नुक्ता नजर आ गया। थैंक यू सो वेरी मच तीनों मौजूद मेहमानों का, अहमद बिलाल महबूब साहब आपका बहुत शुक्रिया, अली बुखारी साहब और शुमैला राना साहब। सुन ली, आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहे हैं। अलबत्ता अली बुखारी साहब ने यह कहा कि रिविजिट करने का ऑप्शन मौजूद है। अब देखते हैं कि 27 जुलाई से पहले कब PTI जो है वो हतमी फैसला करती है। बार कैफ जो है वो इलेक्शन एक बहुत अच्छा बैरोमीटर होता है अपने आप को भी जांचने का और अवामी राय भी लेने का। एक छोटा सा वक्फा शामिल करने के वक्फे के बाद आएंगे तो ईरान और अमेरिका के जो इस वक्त की सिचुएशन है जो काफ़ी कशीदा है और तनाव का शिकार है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। वक्फे के बाद वक्फा ले लीजिए। वेलकम बैक व्यूअर्स। हमें ज्वाइन किया है जॉर्ज सलीम साहब ने, साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं। बहुत शुक्रिया जॉर्ज सलीम साहब। सर, गुफ्तगू करना चाहेंगे ईरान और अमेरिका में। कल हमने देखा कि मुज़ाकरात हुए हैं ओमान में टेक्निकल लेवल पे, वफूद की सतह पे। आज दोबारा से जो है फिर हमले शुरू हो गए हैं। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो एक बहुत बड़ी वजह बन गया इस वक्त तनाज़े की। अगरचे जो इस्लामाबाद MOU है उसमें तो बाकायदा था कि 60 दिन के अंदर से वहाँ पर पैसेज जो है वो सेफ पैसेज होगा और ईरान अरेंजमेंट्स उसकी देखेगा, जो कि बाकिर कालीबाफ साहब ने आज उस हवाले से
सोशल मीडिया पे एक्स पे पैगाम भी दिया है कि ये तय था। वो कहते हैं कि इसकी खिलाफ वर्जी जो है वो की जा रही है। अमेरिका की जानिब से कहा जा रहा है कि इसकी खिलाफ वर्जी ईरान कर रहा है और ये एक हफ्ते में तीसरी मरतबा एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। क्या सर आप देख रहे हैं बहुत से खतरात और खदशात लाक हो गए MOU को, या आप समझते हैं वो इंशाल्लाह इंटैक्ट रहेगा? जी मैं समझता हूँ कि बहुत से खतरात इस वक्त लाहक हैं इसको। इसमें जो है सवेरली स्ट्रेस तो है, बल्कि मैं इस वक्त तो मैं समझता हूँ क्रिटिकली स्ट्रेस्ड है ये MOU जो है। ओके। ऑल्दो के अमेरिकन्स ने अभी देखें कुछ इंडिकेशंस हैं जिससे उन्होंने ब्लॉकेड दोबारा नहीं लगाया ईरान पे। इसी तरह जो अटैक्स हुए हैं खैर उनकी तरफ से वो सारे रिएक्शन के तौर पे हुए हैं, जो ईरान ने जो उधर से शिप्स को, जो नेवल सारी जो हैं शिप्स और टैंकर्स, उनको अटैक किया। अब उसकी इंटरप्रिटेशन पे झगड़ा है क्लॉज 5 की। तो क्लॉज 5 में देखें क्या कहा गया। उसमें कहा गया था कि जी जो है ना ईरान विल टेक ऑल एक्शंस जो कि ज़रूरी हैं शिपिंग के जो बिल्कुल अनइम्पीडेड फ्लो के लिए। और उसके बाद ये कहा गया था कि वो एक डायलॉग करेंगे ओमान के साथ और कंसल्टेशंस करेंगे दूसरी लिटरल स्टेट्स के साथ, और फिर इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल लॉ एक वो डिफाइन करेंगे फ्यूचर उसका जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जो मैरीटाइम अफेयर्स का मैकेनिज्म। अब वो तो खैर फ्यूचर की बात थी। इन 60 दिनों में तो जो एक्शन ईरान को कहा गया था वो एक्शंस वो थे कि मिसाल के तौर पे क्या उनके ज़हन में था कि वो माइंस हटाएं अपनी वहाँ से, और जो है ना और उनकी तरफ से एक्शंस जो थे बेसिकली वो तो मतलब ये था कि आप कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे कि जिससे वो ट्रैफिक का फ्लो हटे। अब ईरान की इंटरप्रिटेशन है कि नहीं जी हमने तो चले हम वो ओमान के साथ तो हम डायलॉग एक उन्होंने कोशिश भी की शुरू करने की। और तो इस वक्त ईरान का और ओमान का भी पर्सपेक्टिव बिल्कुल मुख्तलिफ है। और जो उन्होंने शिप्स जिन पे अटैक किया है, जो सारे बहरी जहाज वो अमान के टेरिटोरियल वाटर से ही गुजर रहे थे जिन पे अटैक किया गया। एक के बाद पहले पे किया, फिर 3 पे किया, फिर मजीद 1 पे किया, और हर बार जाहिर है कि अमेरिका का एक के बाद एक जो है ना पहले से ज्यादा उनका स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स आया। तो अब उसी से ही सारा प्रोसेस ही जो है थ्रेटन हो गया इस वक्त। देखिए अब इसमें समझने की बात यह है कि ईरान को जो चीज़ें वो मांग रहे थे, जो उनकी डिमांड्स थी, मिसाल के तौर पे वो नॉन एग्रेशन की बात करते थे कि वो होना चाहिए पैक्ट, वो क्लॉज 1 में था इस MOU की। ईरान कहता था कि जी हमारे मामलात में इंटरनल अफेयर्स में किसी किस्म की इंटरफेरेंस यानी कि रजीम चेंज या कोई और इस किस्म की कोशिश नहीं होनी चाहिए, वो क्लॉज 2 में था। फिर उसके बाद जो बाकी क्लॉजेस थी उसमें उनको ब्लॉकेड हटाया जा रहा था अमेरिका की तरफ से, नेवल ब्लॉकेड। अच्छा, उनकी सारी सैंक्शंस उनको जो है ना लिफ्ट की जा रही थी। उसके बाद जो है ना उनके एसेट्स अनफ्रीज किए जा रहे थे। फिर उनका ये मुतालबा था कि हमें जी रिकंस्ट्रक्शन के लिए पैसा चाहिए, तो $300 अरब की इसमें बात ज़ाहिर एक पॉइंट उस पर था। अब ये सारे जो भी उनके मुतालबात थे कलीदी सब तस्लीम कर लिए गए इसमें, और ये टर्म्स जो है बहुत मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा फेवरेबल, बल्कि पूरी दुनिया के मुबस्सिरीन ये समझते हैं कि बहुत ज़्यादा फेवरेबल थी ईरान के लिए। तो उसके बदले में सिर्फ एक चीज़ उनको करनी थी शुरू में कि ये जो अपना हुर्मुस जो है उसमें वो ना रोकें। लेकिन जौहर साहब उसमें नुक्ता ये है कि जो उनका मैं नुक्ता दर समझ पाया हूँ, आप ठीक कह रहे हैं कि उनमें बहुत से उनको इंसेंटिव्स थे। उनका कहना ये है कि आपने इस पे अपना कंट्रोल जो है, जो लेवरेज है वो स्टैब्लिश कर दिया है, और अब वो शायद लेवरेज जो है वो खोना नहीं चाह रहे, जहां तक अंडरस्टैंडिंग है उनके बयान से लगता है। दूसरी तरफ सर सदर ट्रंप, ये इसका जवाब दीजिएगा, मैं सवाल मुकम्मल करूँ। सदर ट्रंप की जानिब से बड़े सख्तगीर बयानात भी है। नेटो की मीटिंग के दौरान साइडलाइन में जब सवाल उनसे हुआ तो उस वक्त उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए ईरानी लीडरशिप के हवाले से, बल्कि उनसे सवाल भी किया गया कि भाई अभी तो कुछ अर्सा पहले आप कहते बड़ी अच्छी लीडरशिप है, बड़े उन्हें दाना है और अच्छे फैसले कर रहे हैं, अब उनके आप इतनी मुखालिफाना जो है वो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो कल उन्होंने, अब वो एक अजीब सी पहली दफ़ा ही हुए, आप तो मुझसे बहुत बेहतर समझते हैं, आपका तो टन्स ऑफ एक्सपीरियंस है, कि एक सिटिंग अमेरिकन प्रेसिडेंट कह रहे हैं उनके खिलाफ कत्ल की करने की एक साजिश जो है वो बुनी गई है। तो इस पे आप क्या कमेंट करेंगे दोनों नुकात पे? जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि देखें एक तो खैर अमेरिका की तरफ से भी जो इस तरह के स्टेटमेंट्स हैं जो गैर जिम्मेदाराना बयानात हैं जी, उन्होंने जाहिर है कि वो माहौल जो है उसको खराब किया, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और इस तरह के बिल्कुल कुछ तो बिल्कुल ऐसे बयानात जो प्रोवोकेटिव थे वो नहीं होने चाहिए थे। लेकिन फिर प्रोवोकेटिव बयानात जो है वो ईरान की तरफ से भी आई हैं, क्योंकि ईरान में भी ये कहा गया है ना कि हम जो इंतकाम लेंगे। और वो सारे जो हैं, बल्कि वहां पे तो कहीं ये बात भी चल रही है कि उन्होंने वो इसके जो एक लिस्ट की बात भी है और सारा कुछ। तो देखें वो चले बयानात तो एक चीज है, होती है, नहीं होने चाहिए गैर जिम्मेदाराना बयानात दोनों तरफ से, लेकिन वो हुए हैं।
बट एक्शंस तो एक मुख्तलिफ चीज है जी। ना। अब देखें, ईरान अगर ये कहता है कि जी ये हम कंट्रोल नहीं छोड़ेंगे और ये तो हमारी बहुत बड़ी लेवरेज है, तो बात ये है कि अगर वो ये कंट्रोल नहीं छोड़ेंगे, तो फिर ये मुआहदा जो है वो किस चीज पे बेस्ड होगा। मतलब मुआहदे में दोनों चीजें होती है ना, जी। गिव एंड टेक होता है। तो फिर ईरान की तरफ से क्या दिया जा रहा है इस मुआहदे में? एक तो ये पक्ष आ गया ना, जो बहुत ही अहम है, कि उनको जब ये सारी चीजें मिल रही हैं तो उसके बदले में फिर ईरान क्या दे रहा है। कम से कम अच्छा, दूसरी चीज ये कि क्या ये इंटरनेशनल लॉ में मुमकिन है उसके तहत, या बाकी क्या ये सारे रीजन के मुल्क ये चीज जो उनसे एक्सेप्ट करेंगे, ये रिकग्नाइज करेगी दुनिया कि वो अपना हुर्मुज़ अब उनका कंट्रोल है उसके ऊपर। एक तो इंटरनेशनल लॉ जो है इस पे बहुत क्लियर है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी जो है, जी। क्लॉज जो है, उसमें यह है कि देखें ये एक इंटरनेशनल वाटरवे है। इंटरनेशनल वाटरवे में जो राइट ऑफ ट्रांजिट पैसेज होता है, बेशक वो हालत अमन हो या हालत जंग हो, ओके। दोनों सूरतों में वो उस पर आपको उसको किसी किस्म की आप रुकावट नहीं लगा सकते। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अब जब से ईरान अपने टेरिटोरियल वाटर्स की बात करता है, तो एक तरफ टेरिटोरियल वाटर्स तो ईरान के हैं और दूसरी तरफ तो फिर ओमान के हैं ना जी। जी। तो हालांकि टेरिटोरियल वाटर्स जो होते हैं वो भी अगर आप इंटरनेशनल वाटरवे हैं, एक चोक पॉइंट है, तो उसमें फिर वो लॉ क्लियर है कि आप अपने टेरिटोरियल वाटर्स से भी नहीं रोक सकते गुजरने से ओके। शिप्स को। लेकिन चले अगर हम उनका ये राइट मान भी लें मिसाल के तौर पे किसी तरह, जी। तो फिर वो ओमान के पानियों से, जो ओमान के टेरिटोरियल वाटर्स हैं, वो तो वहां पे उन्होंने सारी शिप्स को हिट किया है। वहां पे वो किस लॉ के तहत, किस इंटरनेशनल लॉ के वेरी तहत, इंपॉर्टेंट। या कौन से इंटरनेशनल कन्वेंशन के तहत जो है ना वो ये कर रहे हैं। तो मतलब ये दुनिया तो ये पूछती है ना सारा। और फिर ये देखें, फिर जो इस खत्ते के ममालिक हैं सारे, जीसीसी के ममालिक, जी जी जी। वो क्या वो ये चाहेंगे, या क्या उनकी जो है उनसे ये मैंडेट ईरान ने ले लिया है? क्योंकि जो है ना, देखिए कोस्ट लाइन में तो लिटल स्टेट्स जो है उसमें यूएई भी है, बाकी भी हैं। जी जी। तो क्या उनसे ये मैंडेट ईरान ने ले लिया है कि ईरान ही कंट्रोल करेगा अब अपने हुर्मुज़? पहले तो कभी इस तरह हुआ नहीं ना, उसकी तो जी एग्जैक्टली। इस तरह की 1000 साल तारीख में नहीं हुआ इस तरह। जी ये तो बात, ये तो आपकी बात सही है। सर अब असल ये में बताइए, ये तो सर आई टोटली एग्री, ये तो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब सर फ्यूचर क्या आप देख रहे हैं, सर बताइए। प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो कल भी बयान में कहा है कि जी वो सीज फायर जो है या जो मुआहिदा था इट इज ओवर। तो अब साथ में कहते हैं बातचीत भी हो रही है। चलिए। अब इसका फ्यूचर आपको क्या नजर आ रहा है? जी, बहुत अहम आपने नुक्ता उठाया। देखें, अब फ्यूचर क्या है इस वक्त, वो जो है ना, इस वक्त अमेरिकन इसको अभी भी चांस देना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने वो ब्लॉकेड अभी तक नहीं जो है दोबारा से ईरान पे इम्पोज किया, नेवल ब्लॉकेड। नेवल तो वो कर ब्लॉकेड। सकते हैं, शिप्स भी हैं। जी जी। अच्छा, साथ साथ उन्होंने कहा कि बातचीत भी अभी चलती रहेगी। तो जाहिर है कि साफ उनकी तरफ से क्लूज हैं कि वो अभी भी उनकी कोशिश है कि बात चल निकले। लेकिन अब मसला ये है कि अगर ईरान नहीं मानता, वो कहते हैं कि जी ठीक है, ये हम तो इसका जो है ना, ये जो नेवल अब ये अपना हुर्मुज़ जो है इसको हम ब्लॉक्ड रखेंगे, तो फिर देखें, फिर तो जाहिर है कि अब इंटरनेशनल जो बहुत सारे इस वक्त रिजर्व्स हैं ना तेल के, बहुत से मुल्कों में, इवन चीन में, अमेरिका में, बहुत से मुल्कों में उनके स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बहुत ही बड़े बड़े, वो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ बैरल्स के रिजर्व्स थे। जी। तो वो सारे वो भी खत्म होने के करीब हैं। और इस सारे क्राइसिस के दौरान चले तेल की कीमतें ऊपर तो गई, लेकिन 126 पे जाके फिर वो पीक कर गई ना, उसके बाद नीचे ही आई। अभी ठीक। तो वो इस पे हैं, उस सतह पे हैं जिस सतह पे जंग से पहले थी। यस। तो अभी खैर ये अब अगर ये ज्यादा देर के लिए बंद रहता है, तो फिर तो एकदम दुनिया में बहुत बड़ी जो है ना एनर्जी क्राइसिस भी होगा। ठीक। जो है ना इकोनॉमिक क्राइसिस भी हो जाएगा, और फिर एक फूड क्राइसिस हो जाएगा, क्योंकि ओके। यहाँ से फर्टिलाइजर्स भी नहीं गुजरने पा रही। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी सूरत हाल फिर कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर उसमें दो तीन चीजें होंगी। देखिए, एक तो अभी हो रही है, अभी ओमान के जो लीडर्स हैं वो गए थे वहां पे, उनके वजीर खारजा, उन्होंने अमेरिका का और फ्रांस का दौरा किया, अब जो है ना, जी। तो उनकी जो लीडरशिप है, अब वो बेसिकली तो अब वो भी बीच में, इसका मतलब यूरोपियन मुल्क भी बीच में आ रहे हैं, ओमान के साथ मिलकर वो कोई एक लाए अमल बनाना चाहते हैं। फिर देखिए, अभी जो ओमान ने लास्ट मीटिंग ईरान से की थी, तो उसमें उन्होंने कतर को भी इनवाइट किया साथ। जी। तो वो अब ओमान जो है वो चाहता है कि एक जो भी बने, एक रीजनल और इंटरनेशनल एक फ्रेमवर्क बने। तो अब अगर जिस तरफ चीजें जा रही हैं, अगर ये सर फाइनल वर्ड जो है ना मुज़ाकरात पे नहीं आती ठीक। और मुज़ाकरात के जरिए ये मसला हल नहीं होता, तो फिर अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, मैं एक मेजर एस्केलेशन देख रहा हूँ। फिर एस्केलेशन देख रहे हैं। चलिए सब आप देखते हैं कि हाउ थिंग्स शेप अप। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया जौहर सलीम साहब। कुर्बान बलूच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट हैं। कुर्बान बलूच साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, बड़ी फिक्र अंगेज गुफ्तगू की है जौहर सलीम साहब ने। आप सर किस तरह देख रहे हैं जो पाकिस्तान की तरफ से इस दौरान एफर्ट्स भी किए जा रहे हैं, पर आपने ईरान के सदर से भी गुफ्तगू की और
MOU के हवाले से भी उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद MOU है, इसकी पासदारी जो है वो होनी चाहिए। कतर के अमीर से भी उनकी बात हुई। आप किस तरह देख रहे हैं? सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा से भी बात हुई, इसहाक डार साहब की। क्या दोबारा से एक पुश की ज़रूरत पड़ेगी दोबारा बैक ऑन ट्रैक लाने पर मुज़ाकरात के लिए? जी बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं, काविशें हैं, वो काबिल तारीफ हैं, लेकिन जो स्टेक होल्डर्स हैं अमेरिका, ईरान, वो गाहे बगाहे जो कुछ कर रहे हैं, जो एक दूसरे पे हमले कर रहे हैं, जी मैं जी। समझता हूँ कि एज अ मीडिएटर पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया, उसके लिए भी चैलेंजेस पैदा हो रहे हैं। तो उनको उस मीडिएटर का भी ख्याल करना चाहिए जो मुसलसल 4 माह से उसकी क़यादत, अस्करी और सिविल क़यादत इस कोशिश में है कि इस जंग को टाला जाए, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट, सारी दुनिया की इकानमी दांव पे लगी हुई है। 4 माहों से जिस तरह इकानमी मुतासर हुई है, फ्यूल प्राइसेस और बाकी तजारत मुतासर हुई है, जी उसमें जाहिर है एक तो बड़ी मईशतें हैं, लेकिन जो छोटे ममालिक हैं, छोटी मईशतें हैं, वो ज़्यादा मुतासर हो रही है और पाकिस्तान उन छोटी मईशतों में शामिल है। और 4 माह में पाकिस्तान के अपने जो यहाँ खित्ते के चैलेंजेस अलग से हैं और मुआशी चैलेंजेस अलग यस। से हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान जिस तरह ईरान और अमेरिका के अमन के लिए किरदार अदा कर रहा है, तो उनको भी सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। कुछ चीजें लेनी होती हैं, कुछ चीजें यस। देनी होती हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप जिद करें और उसके जो मेडिएटर है, जो अमन चाहता है, उसके लिए भी इम्तिहान की घड़ी आ जाए। तो इन जो स्टेक होल्डर्स हैं, सबको एक दूसरे का और बाकी किरदारों का भी ख्याल रखना चाहिए, जो अमन के लिए अपना वक्त दे रहे हैं, अपनी वेरी मशक्कत इंपॉर्टेंट। और बाकी चीजें दे रहे हैं। बिल्कुल, आपने बड़ा अहम नुक्ता एंड में उठाया। बहुत शुक्रिया कुरबान बलूच साहब। स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट की ज़रूरत है, चाहे वो ईरान है या अमेरिका है, क्योंकि ये MOU उस वक्त ही आगे बढ़कर जो है वो एक मुआहदे की सूरत इख्तियार कर सकता है जब 2 इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स जो है वो इसकी पासदारी करेंगे। और मेरे ख्याल में टेक अवे यही है कि अगर स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट होगा तो ये प्रोसेस आगे चलेगा और ये जो मुश्किल मामलात हैं ये भी हल हो जाएंगे। टेबल टॉक इज़ द सोल्यूशन, टेबल टॉक इज़ द वे फॉरवर्ड। इन्हीं कलमात के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। इस हफ्ते का स्पेल कैसा लगा इसका फीडबैक दीजिएगा सोशल मीडिया तक। अगली नशिस्त तक सैयद अनवारुल हसन और सच टेक प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद। दुरुस्त।